स्वागत है। अभी तक हम बात कर रहे थे, विभिन्न मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई लोकसभा चुनावों की इन तमाम सरगर्मियों पर, तमाम दावों पर, तमाम वादों पर, तमाम परिस्थितियों को लेकर के अगर यहाँ पर चर्चा की गई। अब अगले सत्र की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगले सत्र में सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, हमारे साथ में जिलेराम शर्मा जी हैं। जिलेराम शर्मा पूर्व में सीपीएस में रहे, उनसे चर्चा करेंगे। उनके साथ साथ हमारे साथ में रघुवीर संधू हैं, कांग्रेस से हैं, और उनके साथ साथ अगर बात करें वीरेंद्र चौहान भारतीय जनता पार्टी से हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जिलेराम शर्मा जी से चर्चा करेंगे। जिलेराम जी, एक लंबा राजनीतिक अनुभव आपका है। इस लोकसभा चुनावों को लेकर के तमाम चर्चाएं तो आपने सुनी है, तमाम बातें भी सुन रहे हैं। कांग्रेस का दावा है, आज भी सरकार बनाने की बात कर रही है केंद्र में इंडिया अलायंस के तहत। बीजेपी यही 400 पार की बात कर रही है। आप किस तरह देखते हैं, बीजेपी को कहां देख रहे हैं? सबसे पहले तो आप, क्योंकि खुद भाजपा से जुड़े हैं, क्या कहेंगे? पहले तो आपके चैनल को और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बीजेपी सरकार जो है, जो 400 पार है, ये बिल्कुल सही है और इससे जनता का जो है हर जगह का आप रुझान देख सकते हैं। हमारे हरियाणा में भी 10 में से 10 की 10 सीट आएंगी। इसका जो है कारण है, नरेंद्र मोदी जी ने जो है भारतवर्ष का पूरी दुनिया में नाम किया और पूरी दुनिया में जो है मान सम्मान किया। 370 जो है 35A का हटाना, राम मंदिर का बनाना, गरीबों के लिए कितनी योजनाएं हैं अगर मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा लंबा है। उसी तरह से जो है हरियाणा प्रदेश में हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी, वो जो है सफ़ेद कपड़ों में एक संत हैं, बहुत ईमानदार हैं। इतना ईमानदार, पूरी तरह से ईमानदारी का जो है काम किया है। उनके कार्यकाल को और नरेंद्र मोदी जी की जो 10 साल की जो सरकार है, उससे ये हम पूरे आश्वस्त हैं कि भाई देश जो है अब की बार पूरा 400 पार का जो है वो हमें जो है लोकसभा में बहुमत देगा। रघुवीर संधू जी, आपने सुना जिलेराम जी को, इनका कहना है 400 पार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको चर्चा कर रहे हैं कि लोग उनको पसंद कर रहे हैं। हरियाणा में भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इन्होंने बात करी है, तो फिर कांग्रेस के सामने तो बड़ी चुनौती आपको लग रही होगी इनकी बात सुन करके, या क्या कहेंगे कांग्रेस को अभी भी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक आपके चैनल को देख रहे हैं उनको नमस्कार करता हूं। जिलेराम शर्मा जी हमारे बड़े भाई हैं। इनको किसी ने गलत चश्मा पहना दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी की 400 पार की बात कर रहे हैं। अभी 1 महीना पहले हमारे साथ ये हर प्रोग्राम में विरोध करते थे और कहते थे खट्टर सरकार और मोदी सरकार भ्रष्ट सरकार है। अगर ना हो तो मैं आपको पेपर की कटिंग निकाल के दे सकता हूं, वीडियो दे सकता हूं। दूसरी बात, 1 मिनट, आज एक दूसरी बात, एक मिनट, मेरी बात सुनिए आप। मेरी बात एक कटिंग निकाल के दिखाओ। मेरे पास मैंने कभी खट्टर को, मेरे पास सरकार को और मोदी सरकार को एक बार भी अखबार में मेरे साथ रोज नारे लगाते नहीं, आप निकाल के दो ना, अभी निकाल के दो। मैं अभी राजनीति छोड़ दूंगा, मैं अभी राजनीति छोड़ दूंगा अगर मैंने तो आप सरकार को कांग्रेस में रहते, सरकार को कांग्रेस में रहते उनको अच्छा बताते थे। दिखाओ, कांग्रेस में रहते आप उनको अच्छा प्रशंसा करते थे। मैंने अच्छा नहीं बताया, बुरा भी नहीं बताया। देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं, आप जिलेराम जी आप अपनी बात पे अच्छे आदमी हैं, अपनी बात पे कायम अच्छे आदमी हैं, ताकतवर है। सुनो, आप सुनिए, बात पे कायम रहो, लेकिन ये गलत रास्ता भटक गए। अखबार की आपको बता दूं मैं, हरियाणा में 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी की होंगी और करनाल का प्रत्याशी लाखों वोटों से जीतेगा, क्योंकि मनोहर लाल ने 9.5 साल के अंदर एक काम करनाल में बताने के लिए नहीं है। और मैं आपको चैलेंज देता हूं, जो आदमी मुख्यमंत्री रहते किसी का भला नहीं कर सकता, वो एक MP बनकर किसका भला करेगा? इससे पहले हमारे बड़े भाई संजय भाटिया थे, किसी ने दिखाई नहीं दिए। और मैं कहूंगा बीजेपी वालों को कि इतने बढ़िया इनके MP बने हैं, तो एक बार पानीपत से लेकर नीलोखेड़ी तक संजय भाटिया का रूट काट दो, हम वोट नहीं मांगेंगे। आपको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। दूसरा, उससे पहले अश्विनी चोपड़ा आया था। अश्विनी चोपड़ा को अगर कोई ढूंढ कर ला दे उसके परिवार को, तो मैं आपको पार्टी को जो आप कहोगे उसकी तरह की आपको वो करूंगा। और
अब जो खट्टर जी हैं, खट्टर जी का तो देखो एक ये शिकार हुए हैं, इन्हीं की पार्टी ने नाकाम मुख्यमंत्री की मोहर लगा करके इनको रातों रात हटा दिया। तो कांग्रेस के पास लोग आए, आप ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस को कितना समर्थन मिलेगा, ये प्रश्न मेरा आपका है। कांग्रेस आप 10 की 10 जीत का दावा कर रहे हैं, हालांकि लगातार नाराजगी तो नजर आ रही है कांग्रेस में भी, आपसी नेताओं में ही। देखिए, कांग्रेस में किसी में नाराजगी नहीं है। पहली बात मैं बताता हूं, ये चुनाव है जनता बनाम खट्टर। कांग्रेस में दम नहीं, इसलिए जनता बनाम खट्टर जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया। नहीं, कांग्रेस पे कैंडिडेट नहीं, चुनाव अपने हाथ में ले नेता लिया नहीं, अब जनता का नाम लेंगे। अरे कांग्रेस का सवाल पूछो, इतना विरोध है, जिस का गांव में जाता है कांग्रेस का सवाल, कांग्रेस कहाँ है? जवाब तो दो, कांग्रेस कहाँ है? बैरंग लौटना पड़ता है। कांग्रेस कहाँ है? बताना चाहूंगा, कांग्रेस कहाँ है? जो हमारा कांग्रेस कहाँ है ये बताइए। हमारा जो कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस कहाँ है? पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र नेता। चलिए लोगों, अगर आप एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो शायद लोगों को समझ का में भी प्रधान आएगी। रहा, उसके बावजूद यूथ का चुनाव हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीता। और मैं चैलेंज देता हूं कि हमारा करनाल का कैंडिडेट दिवांशु बुद्धि राजा कम से कम 5 लाख वोटों से चलिए वीरेंद्र चौहान जी को सुन लेते हैं, एक एक करके बात रखेंगे तो लोगों को भी समझ में आएगी, जो जनता तमाम देख रहे हैं उनको भी समझ आएगी। क्या कहेंगे? उनका कहना है कि कांग्रेस जीतेगी, एक तरफ का बात कर रहे हैं 9 की 9 लोकसभा, एक विधानसभा का भी दावा कर रहे हैं वो। तो देखिए, जिस एक जमाना था जब कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस खंबे को भी टिकट दे देती थी, लोग इन पे भरोसा कर लिया करते थे। आज कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि ऐसा पिछले 5-6 चुनावों में कोई चुनाव नहीं है जिसमें पिछली बार तक कांग्रेस घटी ना हो और घिसी ना हो। ये अब की बार कांग्रेस पार्टी के इतिहास की सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 400 से नीचे पहली बार कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। 328 कैंडिडेट उतार पाए हैं ये। तो जिनके पास कैंडिडेट नहीं, जिनके पास अपने दम पर, अपने नेता, अपनी नीतियों, अपने कार्यक्रमों के दम पर जनता के दरबार में जाने की हिम्मत नहीं, जो उस अरविंद केजरीवाल को भी चिपका के चल दिया अपने साथ, जो कल परसों तक न्यू क्या करता टेलीविजन पे, जिसके नेता कार्यकर्ता प्रवक्ता के भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी का गुड्डा, परसों ये कह रहे थे, आज उसको गले लगा के चल रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल, सबको मालूम है, सबने सुना, सारा देश जानता है, सारा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि कांग्रेस से ज्यादा नकारा, निकम्मी, भ्रष्ट, घटिया कोई पार्टी हो नहीं सकती। नीतीश कुमार ने भी कहा था, हो गई। नीतीश कुमार ने भी कहा था, मेरी बात तो पूरी, मोदी झूठा बेईमान है, इसके साथ नहीं जाऊंगा। रुको, मेरी बात तो सुन लो, सुन तो लो। रही कांग्रेस के कैंडिडेट की बात, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं, चुनाव लड़ा रही है, मैं अपनी बीजेपी के पास अपने बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात तो कह लूं। रघुवीर जी, आपके पास अभी आएंगे, अभी बात रखने दो, आपके पास आएंगे, पूरी बात मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ना इनके पास, अरे रुक जाओ भाई, आप बोल चुके, आप बोल चुके, मुझे मेरी बात कहने दो। मैं ये कह रहा हूं, ना नीतियां, ना नेता, ना कार्यक्रम। जो नेता 10-10 साल, 15-15 साल से बीजेपी में आ गए, हमारा झंडा उठाए हुए हैं, हमारे मतदाताओं के दम पे, नवीन वो जी, रुको बीच, ये तो तरीका नहीं है, नवीन ये तो तरीका, रुक जाओ भाई, आपके पास आएंगे, आप अपनी बात रखिएगा इनको। ये तरीका नहीं है। मैं ये नवीन कह रहा जिंदल, हूं, अरे रुक जाओ, रंजीत सिंह, अरे रुक जाओ, रणजीत सिंह हमारे यहाँ 4 दिन से आए हैं, आजाद कैंडिडेट थे, फिर इनको बुलवा लो, फिर मैं इस्तीफा देकर एमएलए से बीजेपी में अगर पब्लिक तय कर लेगी, आप इनको बात करने दीजिए, उसके बाद आपके पास पूरी होने दीजिए। मैं कैंडिडेट की बात, अरे सुन लो ना, कैंडिडेट बताता हूँ, बीजेपी के पास कौन सा कैंडिडेट है? बीजेपी के पास 6 कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं। खुला मैदान देना है क्या? ये बोलते रहेंगे? आप इनको अपनी बात रखनी चाहिए, आपके पास भी आएंगे। टॉपिक पे चले। अरे मेरे भाई, ये ना कहें कि घर में दाने नहीं और दाने इनके भाइयों, दूसरों को इनके दाने, दूसरों को दाने जिनके 100 बीघे में, जिनके 100 बीघे में दाने नहीं, ये अगर धक्का करेंगे तो मुझे भी आता करना, मैं आपको बता देता हूँ। क्या ये मेरी बारी में बोलते रहेंगे? कैंडिडेट बीजेपी ने नहीं, एक काम करते हैं, मैं जितना रघुवीर जी जब बोलना जानते हैं उससे 10 गुना बोलना जानता हूं, लेकिन तमीज रखिए, मेरी बात मुझे कहने दीजिए।
आपको सुनना पड़ेगा। रघुवीर जी एक एक करके बात लोगों को फालतू के, अरे आप जो भी हैं, आपको तमीज है क्या? आपको शिष्टाचार की, आपको शिष्टाचार है, तमीज है आपको बात करने की? नो 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 नो, क्या आप अपना कैलिबर खुद ही बताने लग रहे? बताओ, छोड़े हो रहे? अरे सुन तो ले मेरे भाई, सुन ले भाई, सुन लो जरा, सुनो 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 सुनो, सुन तो लो। और कोई बताना अच्छा लगता। अरे भाई रुक तो जा, इलेक्टेड मेरे भाई, डट जा, पार्टी का स्टेट का अध्यक्ष रहा हूं। अगर तो आपने ये देखो, ये अगर आपके पास, चलिए ये बात तो पार्टी के आगे रखिए, सब अपनी और लोगों के बीच रखिए। मैं बहुत विनम्रता से एक बात कह रहा हूं कि जो कैंडिडेट कई बार चुनाव भाजपा के टिकट पर जीत गए, जनता के कमल वाले जनादेश पे जीत गए, अब ये गरीब लोग, नवीन जिंदल, अब ये गरीब लोग उनको अपना बता के इतना रहे हैं। बताओ भाई, अरे रुक जाओ, अभी फिर बीच में बोलोगे, एक सांस निकाल लोगे क्या फिर अपनी बारी में? दूसरी बात रंजीत सिंह, कांग्रेस पार्टी के पास न नेता न नियत, और हरियाणा में इनकी हालत ये है कि पूरी कांग्रेस ने रोहतक जीतने, बस इस पे फोकस कर रखा है। और रोहतक जीतने के लिए एक परिवार तो इनका राज परिवार, वो तो रोहतक जीतने में उल्टे लटक रहे चमगादड़ की तरह, और उनका फोकस ये है कि बाकी 9 जाओ बाढ़ में, 9 की 9 पे शैलजा हार जाए, इसकी तैयारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। 10 की 10 हार जाए, उसके लिए भूपेंद्र हुड्डा काम कर रहे हैं। कल इनके प्रभारी ने क्या किया? कल इनके प्रभारी ने इनके नेताओं को धमकी दी कि या तो चुनाव लड़ लो, नहीं तो सबकी टिकट कटेगी। भाई जिनके प्रभारी को यकीन नहीं, जिनके प्रभारी को अपने नेताओं पर यकीन नहीं, जिनके प्रभारी को अपने नेताओं पर यकीन नहीं, अपने कार्यकर्ताओं पर यकीन नहीं, वो हरियाणा की जनता का दिल जीतेंगे क्या? हरियाणा में 10 के 10 कमल खिलेंगे लोकसभा के, और करनाल से नायब सिंह सैनी जी को हम जिता करके भेजने वाले हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, अभी ये थोड़ी देर पहले इनके प्रवक्ता कह रहे थे कि जी नौकरियां नहीं दी। नौकरियों का एक आंकड़ा रख रहा हूं आपके सामने, 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। तो जब एक एससी और बीसी के 1 लाख नौकरी, 1 लाख जर्नल के नौजवानों की पड़ी है। 2 करोड़ों रुपए देकर के विदेशों में भागने के लिए मजबूर करती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए बात रखनी है, पब्लिक भी समझती है, बात रखिए एक एक करके। मैं चौहान साहब आपके बाद दोबारा ये कह लें, मेरी बारी में हर बार बोले, आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी, समय आपको भी दिया गया। रोजगार पर बात करूंगा, मुझे उत्तर देने, ये फिर जो बोलना चाहे बोल लें। मुझे रोजगार पे एक बात बतानी है आपके दर्शकों को। हरियाणा में 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, 85,000 पक्की सरकारियां नौकरियां दे करके ये कहते हैं कि इनके टाइम में रोजगार दिया गया था। हकीकत और आंकड़ा ये है आज का कि 9.5 साल की मनोहर जी की सरकार ने 1,40,000 पक्की सरकारी नौकरियां दे दी, वो भी बेची नहीं, बिना खर्ची पर्ची के दी, ईमानदारी से दी। अब आपके दर्शक क्या कर लें, आपके दर्शक तय कर लें, आपके दर्शक तय कर लें कि नौकरियां बेचने वाले चाहिए या मेरिट पर नौकरियां देने वाले चाहिए। 85,000 देने वाले अच्छे या 1,40,000 देने वाले अच्छे? नौकरी क्यों कर देने थे? मैं एक भी आदमी ने नौकरी नहीं दी। अच्छा इतना बड़ा झूठा हो सके कोई? यो आदमी न्यू कहे एक भी आदमी तो हरियाणा में नौकरी नहीं मिली, इतना बड़ा झूठा हो सके कोई? 50-100 आदमी बैठे, किसी का बच्चा नौकरी लगा है। 1,40,000 बच्चों को मेरिट पर नौकरियां हमने दी, 1,40,000, ये 85,000 गुजरात और बिहार। इन्होंने वीरेंद्र जी जिलेराम शर्मा जी से भी बात कर लेते हैं आप दोनों से। एक मेरी एक दरखास्त ये भी है, लोगों को भी समझ में आता है, एक सार्थक चर्चा रखिए ताकि आपकी बात पब्लिक के बीच जाए, पब्लिक भी समझे। एक एक करके बोलेंगे छोटी बात तो तमाम बातें। मैं एक छोटी सी बात, मैं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं। इनके राज में तबादले होते थे ना सरकारी नौकरियों के, सरकारी कर्मचारियों के, उसकी इंडस्ट्री चलती थी, पैसे लेके तबादले करते थे। मास्टरों के तबादले से लेके हर महकमे में ट्रांसफर कराना है तो चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, नोट पूछ के आने पड़ेंगे। वीरेंद्र जी करते थे काम, पैसे लेते थे, तबादले करवाते थे। झूठे आदमी है जिसने तबादला करके एक आदमी लेके आ जाओ हरियाणा में। वीरेंद्र जी पैसे लेते थे और तबादले करवाते थे। सारे हरियाणा में
मैं तो मूर्ख आदमी को ये भी नहीं पता थे पैसे। इतनी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं, इतनी मूर्खतापूर्ण बात। मैं तो 1 सेकंड के लिए कांग्रेस में नहीं रहा। मैं तो ये बता रहा हूँ, मैं तो आधा सेकंड कांग्रेस में नहीं रहा। सच्चाई का सामना करो, सच्चाई का सामना करो। चोरों की पार्टी को बता रहा हूँ, नौकरी बेचते थे, तबादले में पैसे लेते थे। साहब को हमने नौकरी लगा था। अरे आप कौन होते हो मुझे नौकरी देने वाले? कौन होते हो मुझे नौकरी देने वाले? कौन होते हो मुझे नौकरी देने वाले? कौन होते हो? मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ, सुन तो लो भाई। जिले राम जी ने लिए कि नहीं वो तो वो बताएंगे, लेकिन मैं गारंटी कहता हूँ नौकरियां बिकती थी, पर बिकती थी, किले पैसा दिया था, मकान गिरवी रखे जाते थे, गहने गिरवी रख करके नौकरियां मिलती थी। मैं तो ये कह रहा हूँ, अरे सुन तो लो, आपने कांग्रेस में सरकार नौकरी ली, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगे, सुनो किसको पैसा दिया था उसका नाम खोलें आप। मैं जवाब देता हूँ, उसका नाम खोलें, किसको पैसा दिया था। एक आधा मेरे वर्ग मेरिट पर लग गया तो ये छोड़े हो रहे। अरे सारा हरियाणा बेच रखे है, सारा हरियाणा। वीरेंद्र चौहान जी, मैं चाहूंगा आगे चर्चा में आगे भी बढ़े। हरियाणा की लाखों नौकरियां, लाखों घरों ने पैसे देकर नौकरियां ली। जिलेराम शर्मा जी बताएंगे सामने। जिलेराम शर्मा जी बता दो, नौकरी भी लगवाई, ट्रांसफर भी कराए। अच्छा नहीं बताओ कितनी नौकरियों में पैसे लिए ये तो बताओ। चलिए हम जिलेराम शर्मा जी से चर्चा कर लेते हैं। चौहान वीरेंद्र चौहान जी, एक अगला आगे औरों को भी मौका दीजिए। ये बता दो, हमारे औरों को मौका, सिर्फ ये बता दो कि अगर पर्ची और सिफारिश नहीं चलती थी तो ये एमएलए के, मंत्री के, साडू, साड़े, दामाद जो न्यू ही लग जाते के, जो रिवॉल्वर का बेरोजगारों को लाइसेंस फ्री में मिलता था, 5-5 लाख रुपए काम किया भारतीय जनता के लोगों ने। ये बिना पीसे दिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पीसे दिए बेरोजगार बच्चों को लाइसेंस बनवाने के 5-5 लाख लिए। हमने तो 1,40,000 हरियाणा के नौजवान युवतियों को मेरिट पर बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दिए। चौधरी साहब कहाँ मुंह छिपाओगे? आंकड़े आपके आपके खिलाफ बोलते हैं। और सुनो, इतनी रिजल्ट आता था एचपीएससी का। पहले ही लोग दलाड़े बता देख रहे थे कौन आवेगा, सबने पता हुआ था मुख्यमंत्री का भतीजा होगा, मंत्री का साड़ा होगा, आईएएस अफसर का भतीजा होगा। भाई बिना पैसा लिए दिया हुआ था कि यो काम मंत्री, मैं ये कह रहा हूँ आज भी किसी कांग्रेसी को नौकरी मिल गई होगी, लेकिन मेरिट पे मिली होगी। चलिए वीरेंद्र चौहान जी, आपने अपनी बात रख ली। वीरेंद्र चौहान जी, आपने अपनी बात रख ली। मैं चाहूंगा एक बार जिलेराम शर्मा जी से ही बात कर ले। थोड़ा सा एक एक करके अपनी बात रखेंगे, सार्थक चर्चा होगी, सामने वाले को भी अपनी बात समझने का मौका मिलेगा। कोई नहीं, जिलेराम शर्मा जी आपसे चर्चा के आगे बढ़ाना चाहेंगे। यहाँ मुद्दा केवल नौकरियों का है। रघुवीर जी, हम चाहेंगे जिलेराम शर्मा जी से बात करें, दूसरे लोगों से भी बात रखें। मैं तो लिस्ट जारी कर सकता हूँ, ऐसे निकम्मे लोगों की सूची जारी कर सकता हूँ जिनको आपने पैसे देकर के हरियाणा के लोगों की छाती पर बिठा रखा है। अरे मेरिट पर नौकरियां दी हमने मेरिट पर नौकरी क्या इसी मुद्दे पर इनकी चर्चा रहेगी आगे? इसको चर्चा को बढ़ाएंगे। आपने नौकरियां बेची, आपने तबादले पैसे लेकर के किए। वो जिलेराम जी उत्तर देंगे कितने पैसे नौकरियों में लिए, कितने उसमें तबादले में लिए। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिलेराम शर्मा जी आपसे बात करेंगे। इन्होंने नौकरियों को लेकर के बात रखी तमाम। आपके सामने इन लोकसभा चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आप क्या देखते हैं, पब्लिक क्या देख रही है इन लोकसभा चुनावों के अंदर तमाम बातें? और मैं चाहूंगा जिलेराम शर्मा जी को अपनी बात रखनी चाहिए, उसके बाद आपके पास आएंगे। रघुवीर जी आपके पास उसके बाद आएंगे। जब आपको समय दिया जाएगा आप अपनी बात रखिएगा। जब आपको समय दिया जाएगा आप अपनी बात, आप उनको बात रखने दीजिए, आपके पास आएंगे, आपको समय दिया जाएगा। पहले तो मैं संधू साहब की बात का जवाब देता हूँ कि ये कह रहे हैं कि लोग जो है आपके पास कैंडिडेट नहीं है और वो जो है बीजेपी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। वो कोई बड़ी खुशी से थोड़ा आ रहे हैं। जो बीजेपी की नीतियों में नरेंद्र मोदी जी के विश्वास, ईडी का डर, ईडी इनकम टैक्स का डर, ईडी इनकम टैक्स का डर, नवीन जिंदल कोला घोटाला था,
2 दिन में के ईडी साहब सुनो, मेरे पास घोटाला था, मेरे पास आज क्यों बैठे मैं अपनी हमने तो भगा दिया। चलिए जिलेराम जी को बात बीजेपी ने ले लिया, बीजेपी ने उसको धो दिया, वॉशिंग मशीन में धो दिया, वो भ्रष्ट नहीं रहा। छुट्टी हुई हो, जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा रही हुई सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पे बाहर हो, राहुल गांधी जमानत पे बाहर हो, वे भ्रष्टाचार पे भाषण देवे। अरे सरकार चेंज होने दे, सरकार चेंज होने दे, जिनके सरकार होने दे, मोदी भी जेल में जाएगा, अमित भी जेल में जाएगा, खट्टर भी जेल में जाएगा, सरकार चेंज होने दे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री अमित शाह और खट्टर है। मैं चाहूंगा जिलेराम शर्मा अपनी बात रखना सब जेल में जाएंगे, अपनी बात रखने दीजिए। आप कुछ कह रहे थे। ऐसा है, लोग जो भी बड़ा भारी बलिदान है। आप चौहान साहब वीरेंद्र चौहान जी, आप उनको भी बात। वीरेंद्र चौहान जी, काला पानी काट का है, एक कांग्रेसी बता दो जिसका गोली लगी हो आजादी की लड़ाई में। वीरेंद्र चौहान कांग्रेसी बता दो, कांग्रेस ने देश को आजाद करा। एक कांग्रेसी बता दो जो जेल में गए हो। तुम तो लुके छुप के बैठे थे, ये भारतीय जनता संघ के लोग छुप कर बैठे थे। स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेसियों ने देश को आजाद करवाया, महात्मा गांधी ने करवाया। एक तो बता दो जिसका फांसी हुई हो, तुम तो कांग्रेसी को फांसी हुई हो। से क्यों ला दो, आजादी की लड़ाई में एक फांसी हुई हो कांग्रेसी को बता दो, एक काला पानी गया हो बता दो। अंग्रेजों के दलाल, और ये अंग्रेजों के दलाल, ये हमारे महात्मा गांधी जी ने नंगे पैर लेडी माउंटबेटन के रिश्तेदार, ये माउंटबेटन के रिश्तेदार, ये अंग्रेजों के दलाल हमें उपदेश देंगे। लेडी माउंटबेटन अंग्रेजों का दलाल गोडसे था, आने वाले लेडी माउंटबेटन के साथ देश के भाग्य का सौदा करने वाले हमको उपदेश दे रहे हैं। हमारे अंग्रेजों के लिए दलाली करने वाले वीरेंद्र चौहान जी, अंग्रेजों के मैं ये चाहूंगा उत्तराधिकारी। बीच में ना बोले, अब उनको अपनी बात उनको अपनी बात रखने दीजिए। अब तो जिलेराम में बोला, आपकी लोगों के पार्टी पास का सही ये संदेश जाए। अरे आपकी पार्टी का चोला पहने जिलेराम बैठे हैं, वो बोलेंगे। जोड़ रहे हैं, सिर्फ ये बता दो, आपकी पार्टी की नया चोला उड़ के जिलेराम बैठे हैं। की लड़ाई में कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में बताएंगे। कांग्रेसी जो काला पानी गया हो बता तो दो भाई। राजनीति से इस्तीफा दे देंगे, जिलेराम ने पैसे लिए और नौकरी में ट्रांसफर में। ये तो चलिए आप उनको उनकी बात कहने दीजिए। आप दोनों से निवेदन है, जिलेराम जी को अपनी बात कहने दीजिए। ऐसा है कि पूछो देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से, उनकी नीतियों से, और भारत का जो विदेशों में मान सम्मान हुआ, और जो उन्होंने बड़े बड़े फैसले, जब कोई भी सरकार आई, बीच में बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सारी सरकारें डरती थी 370 और 35A से, और राम मंदिर के जो उससे झगड़ा कितना पुराना था। ये सारा हमारे बहादुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से, उनकी नीतियों के कारण से और मैं ये मंच पर पूरी पंचायती तौर से कह सकता हूं कि आदरणीय हमारे मनोहर लाल जी की ईमानदारी हरियाणा प्रदेश में जो दिखाई, हो सकता है कोई मंत्री गलत हो सकता है, हो सकता है गठबंधन का आदमी गलत हो सकता है, हो सकता है कोई अफसर या MLA गलत हो सकता है, लेकिन 100% ईमानदारी की है किसी मुख्यमंत्री ने, उसका नाम मनोहर लाल है। उसकी वजह से हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीट आएगी। रही संधू साहब मेरे से पूछ रहे थे, प्रोफेसर वीरेंद्र ने आरोप लगाए आप पे, संधू साहब कांग्रेस में थे, पैसे। संधू जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, अपनी बात का जवाब भी सुन लीजिए। संधू साहब पूछ रहे थे कि भाई मेरे हल्के की बात है, मैं 2009 से 2014 तक अजका पार्टी से विधायक रहा, मैंने कांग्रेस को समर्थन दिया, और कांग्रेस को समर्थन देके मैं आपको बताता हूं कि मैं नहीं, आप किसी एक आदमी को ले आओ कि भाई मैंने तबादले में या किसी नौकरी में कोई पैसे लिए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने कांग्रेस ईमानदार थी जब हमारे मंत्री ने नहीं लिए। मैं अपने हल्के की बात कर रहा हूँ, मैं अपने मंत्री खड़ा था, अजका का नहीं था, अजका छोड़ के कांग्रेस का समर्थित था, अजका छोड़ के कांग्रेस में समर्थन दे रहे थे, मंत्री थे। अगर इन्होंने पैसा नहीं कहा तो कांग्रेस में ईमानदारी थी। चलिए यहाँ पर तमाम बातें इन्होंने अपनी रखी, चाहे वो हम बात करें यहाँ पर एक तरफ तो जिलेराम शर्मा, वीरेंद्र चौहान, रघुबीर संधू, तमाम लोगों ने
अपनी बात रखी। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी था, लेकिन ये तमाम बातें तय करनी है जनता ने, जो 25 तारीख को अपने मत से, अपने वोट से जो तय करेगी अगली सरकार को लेकर। लेकिन तमाम लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, कहीं जाइएगा मत, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक ब्रेक के बाद अगले सत्र की ओर बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहते हैं राम मंदिर इनका है, जो